नमस्कार, क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बालाघाट के गर्रा बोड़ी जंगल में मिली एक अर्धनग्न लाश ने पूरे इलाके को दहला दिया। सड़क हादसा लग रही इस मौत के पीछे निकली खौफनाक साजिश। शादी समारोह में पहुंचा प्रेमी युवक प्रेमिका के परिजनों के गुस्से का शिकार बन गया। आरोपी के मृतक को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। मौत के बाद शव और बाइक जंगल में फेंककर हादसे का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मोबाइल कॉल, वीडियोग्राफी और तकनीकी साक्ष्यों से 48 घंटे में पूरा राज खोल दिया और 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। झाड़ियों में अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप। बालाघाट जिले के रामपायली थाना क्षेत्र का शांत गांव गर्रा बोड़ी अचानक उस वक्त दहशत में डूब गया जब जंगल से होकर गुजरती सड़क के किनारे झाड़ियों में एक युवक का अर्धनग्न शव मिला। सड़क किनारे गिरी बाइक और शरीर पर बेरहमी से चोटों के निशान देखकर हर कोई सन्न रह गया। शुरुआत में मामला सड़क हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन घटना स्थल की हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मृतक की पहचान 23 वर्षीय तरुण लिल्हारे के रूप में हुई, जो खैर लांजी का रहने वाला था और वेल्डिंग का काम करता था। शादी समारोह में पहुंचा, फिर अचानक गायब हुआ। परिजनों के मुताबिक 5 मई की रात तरुण घर से यह कहकर निकला था कि वो एक शादी समारोह में जा रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। पूरी रात तरुण का फोन बंद रहा और अगली सुबह उसकी लाश जंगल के रास्ते से मिलने की खबर आई। गांव में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर मौजूद हालात बता रहे थे कि मौत सामान्य नहीं थी। युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और बाइक भी संदिग्ध हालत में पड़ी मिली। पुलिस को पहली नजर में ही हत्या की आशंका हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हादसे की साजिश का किया पर्दाफाश। रामपायली पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट सामने आते ही मामला पूरी तरह पलट गया। डॉक्टरों ने साफ किया कि मौत सड़क दुर्घटना से नहीं बल्कि शरीर पर आई कई गंभीर चोटों के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। जांच के दौरान मृतक के पिता टोप सिंह लिल्हारे ने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तरुण का गांव एरवा टोला की एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन युवती की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। यही प्रेम संबंध धीरे धीरे तनाव और दुश्मनी में बदल गया था। वीडियोग्राफी और मोबाइल कॉल से खुला राज। पुलिस ने शादी समारोह की वीडियोग्राफी, मोबाइल कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू किया। जांच में पता चला कि घटना वाली रात तरुण शादी समारोह में मौजूद था। वहीं युवती के परिजनों और तरुण के बीच कहासुनी भी हुई थी। पुलिस को जैसे जैसे सबूत मिलते गए, कहानी और खौफनाक होती चली गई। विवेचना में सामने आया कि विवाद बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने तरुण को शादी स्थल से पीछे सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से पीटा। हाथ, मुक्कों और लाठी डंडों से उस पर हमला किया गया। तरुण दर्द से तड़पता रहा, लेकिन गुस्से में भरे आरोपी लगातार हमला करते रहे। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सड़क हादसा दिखाकर बचने की खतरनाक साजिश। हत्या के बाद आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए पूरी साजिश रची। शव को मोटरसाइकिल सहित जंगल मार्ग में फेंक दिया ताकि मामला सड़क दुर्घटना लगे, लेकिन पुलिस की बारीक जांच ने आरोपियों की पूरी योजना उजागर कर दी। तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और शादी की रिकॉर्डिंग ने हत्या की परत दर परत कहानी खोल दी। सिर्फ 48 घंटे के भीतर पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल लकड़ी के डंडे,
कपड़े और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। एक युवक है जो अपनी बाइक के साथ स्किड करके एक्सीडेंट जैसा होता है, उस प्रकार से क्या बोलते हैं, गर्रा बोडी का जो जंगल है वहां पर वो उसकी बॉडी पड़ी हुई है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। जब मृतक जो तरुण निल्हारे जिनकी पहचान हुई थी, उनका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि इनको ना केवल रिब्स में फ्रैक्चर है, इंटरनल बॉडी इंजरीज भी बहुत सारी हैं, कंट्यूशन है। तो ये समझ में तो आया था कि ये घटनास्थल जो है वो रिक्रिएट किया गया है या बनाया गया है पुलिस को गुमराह करने के लिए। इसके बाद जब इनके बारे में पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि इनका एक महिला सविता लिल्हारे जो है उनके साथ काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। उस महिला सविता लिल्हारे की 5 तारीख को येरवा टोला जो गांव पड़ता है थाना रामपाली क्षेत्र में, वहां पर उसकी शादी थी। जब सीसीटीवी फुटेजेस और जो कैमरामैन होते हैं जो शादी में उपस्थित रहते हैं, उनके जब वीडियो फिल्म्स को चेक किया गया तो एक छोटी सी फिल्म में ये क्लियर हो गया कि जो युवक मृतक है तरुण, ये उस दिन शादी के घर की तरफ मूव किया था महिला से मिलने के लिए या उसको लेके जाने के लिए आए थे। घर वालों में जो इनके भाई हैं वेद प्रकाश और जिगर और हरि प्रकाश, इन दोनों ने इनको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद इन्होंने अपने 2 दोस्तों दिलीप, कमल किशोर और योगेश, इन लोगों को बुलाया और इसको घर से पीछे से पकड़ के चुपचाप इसको नहर के किनारे लेके गए। पहले घर में थोड़ी मारपीट करी, उसके बाद नहर किनारे लेके इसको बेरहमी से मारा और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी तक में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है, प्लस अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में इसमें जांच चल रही है। अब पूरे इलाके में इस खौफनाक वारदात की चर्चा है। एक प्रेम कहानी जो कभी साथ जीने मरने के वादों से शुरू हुई थी, आखिरकार खूनी अंत तक पहुंच गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गई और एक युवक की जिंदगी नफरत और गुस्से की आग में हमेशा के लिए खत्म हो गई। एशियन न्यूज के लिए बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। रायपुर के पंडरी इलाके में रिश्तों का खौफनाक अंत देखने को मिला। घरेलू विवाद से गुस्साए जितेंद्र वर्मा ने देर रात ससुराल पहुंचकर अपनी 2 सालियों पर लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही घर में चीख पुकार मच गई। एक युवती की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक विवाद में डबल मर्डर। रायपुर की शांत रात अचानक गोलियों की आवाज से कांप उठी। पंडरी थाना क्षेत्र के सुंदरी पारा में रिश्तों का ऐसा खूनी अंत हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। आरोपी जितेंद्र वर्मा, जो कभी इस परिवार का अपना था, देर रात गुस्से में ससुराल पहुंचा। घरेलू विवाद इतना बढ़ चुका था कि बातचीत कुछ ही मिनटों में मौत के खेल में बदल गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि पारिवारिक तनाव का अंत गोलियों की बारिश से होगा। ससुराल पहुंचते ही शुरू हुआ मौत का तांडव। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जितेंद्र वर्मा सीधे घर के अंदर पहुंचा, जहां उसकी दोनों सालियों से तीखी बहस शुरू हो गई। माहौल लगातार गर्म होता गया। अचानक आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली बड़ी साली गीतांजलि वर्मा को लगी, वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद छोटी साली दुर्गेश्वरी वर्मा को भी निशाना बनाया गया। घर के अंदर चीख पुकार मच गई और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका दहशत में डूब गया। सड़क पर गूंजी गोलियों की खौफनाक आवाज। घटना यही नहीं रुकी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि आरोपी घर से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर भी गोलियां चलाता रहा। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज सुनते ही लोग घरों में छिप गए। इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
बताया जा रहा है कि आरोपी बेहद गुस्से में था और लगातार लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें। घटना के तुरंत बाद दोनों बहनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बड़ी बहन गीतांजलि वर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घायल दुर्गेश्वरी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर में कभी रिश्तों की हंसी गूंजती थी, वहां अब मातम पसरा हुआ था। एक घरेलू विवाद ने 2 जिंदगियां हमेशा के लिए छीन ली। पुलिस ने आरोपी को मौके से धर दबोचा। घटना की सूचना मिलते ही पंडरी थाना पुलिस और डीसीपी मयंक गुर्जर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी जितेंद्र वर्मा को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि पत्नी के साथ चल रहे घरेलू विवाद और पारिवारिक तनाव के चलते आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। करीबन 10 से 10:30 के बीच में पंडरी पुलिस स्टेशन में लोकल लोगों के द्वारा सूचना आई कि कुछ गन शॉट्स की आवाज़ उषा जो प्राइम वाली जो बिल्डिंग है वहाँ से आई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसके अलावा एसीपी, आईपीएस प्रोबेशनर और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी पहुंचे। पहुंचते ही वहाँ पर जो आरोपी था जितेंद्र कुमार वर्मा, उसे पुलिस के साहसी जवान के द्वारा अपनी सूझबूझ से पकड़ लिया गया। जब घटनास्थल था उसको देखे, वहाँ पर 2 महिलाएं, एक गीतांजलि और दूसरी दुर्गेश्वरी वर्मा, वो दोनों वहाँ पे थीं। उनको तुरंत हम लोगों ने उपचार के लिए हॉस्पिटल रवाना किया। जब हमने और पूछताछ की तो पता चला कि वो दोनों उसकी सालियाँ लगती थी रिश्ते में, और जो मामला पूरा था वो ऐसा था कि इन लोगों का पारिवारिक विवाद, जो जितेंद्र वर्मा है उसकी बीवी खिलेश्वरी से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते पिछले एक महीने से उन लोगों के बीच में झगड़े हो रहे थे। इसके अतिरिक्त पिछले 1 हफ्ते से जो खिलेश्वरी थी वो अपने पति जितेंद्र वर्मा का घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। इसीलिए कल शाम को जो जितेंद्र कुमार वर्मा है वो अपने ससुराल आया और उसने अपनी जो साली थी गीतांजलि, उसको बोला कि उसको उसकी बेटी और उसकी पत्नी से मिलना है। इस पर उसने कहा कि उन लोगों का फ़ोन अभी बंद है, तो आप कल सुबह आइएगा, हम लोग आपको मिलवा देंगे। इसी पर वो गुस्सा हुआ, आमादा हुआ, और जिस तरीके से वो अपने पास एक पिस्टल रख के लाया था और मैगजीन्स रख के लाया था, जिसमें 2 मैगजीन थी, उसके जेब में उनको लेके आया। और उसके बाद में उसने तुरंत ये सुनते ही गीतांजलि के ऊपर उस पिस्टल से प्राणघातक हमला किया। उसके बाद उस कमरे से बाहर निकल के उसने जस्ट गेट के पास में, उनके घर के गेट के पास में, ऊपर जो उनका फ्लैट था उसी में जो दूसरी साली थी, जब वो भाग के नीचे आवाज़ सुन के आई तो उसके ऊपर भी उसने प्राणघातक हमला किया, जिसका नाम दुर्गेश्वरी था। जब प्रार्थना को शिफ्ट किया जा रहा था तो उसमें से एक रास्ते में जो गीतांजलि थी उसकी मृत्यु हुई और डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में मृत घोषित किया। जो दूसरी साली थी दुर्गेश्वरी, उसको आज सुबह हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया। उपचार के बाद में उसे नहीं बताया गया। फिलहाल पुलिस हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है, लेकिन रायपुर का ये डबल मर्डर अब पूरे शहर में सनसनी और डर का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से महेश कुमार साहू की रिपोर्ट। भोपाल में आईएएस कोचिंग डायरेक्टर शुभ्रा रंजन के अपहरण ने सनसनी फैला दी। आरोपी निकला उनका ही पूर्व छात्र जो कभी यूपीएससी की तैयारी करता था। भोपाल बुलाकर फ्लैट में 2 दिन तक बंधक बनाया गया और धमकी देकर खाते से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए गए। इतना ही नहीं, ब्लैकमेल के लिए नकली अपहरण वीडियो भी बनाया गया। क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड का एक साथी अब भी फरार है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपीएससी छात्र बना लूटकांड का मास्टरमाइंड। भोपाल की शांत सड़कों के पीछे एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसने पुलिस को भी चौंका दिया।
आईएएस कोचिंग जगत की चर्चित डायरेक्टर शुभ्रा रंजन को उनके ही पूर्व छात्र ने जाल में फंसा लिया। आरोपी प्रियंक शर्मा, जो कभी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता था, अब करोड़ों की साजिश का मास्टरमाइंड बन चुका था। भेल के रिटायर्ड अधिकारी के बेटे प्रियंक ने भरोसे को हथियार बनाया और ऐसा प्लान रचा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। भोपाल बुलाकर 2 दिन तक बनाया बंधक। कहानी शुरू हुई भोपाल में नए कोचिंग ब्रांच खोलने के प्रस्ताव से। आरोपी ने शुभ्रा रंजन को लोकेशन दिखाने के बहाने दिल्ली से भोपाल बुलाया। राजधानी पहुंचने के बाद शुभ्रा होटल ताज में रुकी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाहर उनका पूर्व छात्र मौत जैसा खौफ लेकर इंतजार कर रहा है। प्रियंक उन्हें होटल से सीधे बाग सेवरिया के एक फ्लैट में ले गया, जहां पहले से पूरी साजिश तैयार थी। फ्लैट का दरवाजा बंद हुआ और शुरू हुआ डर, धमकी और करोड़ों की वसूली का खेल। धमकियों के बीच खाते से उड़ाए गए 2 करोड़ रुपए। 2 दिन तक शुभ्रा रंजन को फ्लैट में बंधक बनाकर रखा गया। आरोपियों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। मोबाइल, संपर्क और बाहर निकलने का हर रास्ता बंद कर दिया गया। फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। जान का डर दिखाकर उनके बैंक खाते से करीब 2 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए। आरोपी लगातार ये यकीन दिलाते रहे कि अगर पुलिस तक बात पहुंची तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। पूरा मामला किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। ब्लैकमेल के लिए बनाया नकली अपहरण वीडियो। कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब आरोपियों ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि शुभ्रा रंजन और उनके पति ने ही एक युवक कर्मचारी का अपहरण कर रखा है। असल में ये वीडियो भविष्य के ब्लैकमेल के लिए तैयार किया गया था। आरोपी चाहते थे कि अगर मामला पुलिस तक पहुंचे तो शक उल्टा फरियादी पर ही जाए। यानी पूरी साजिश इतनी शातिर थी कि पीड़ित को ही अपराधी साबित करने का इंतजाम पहले से कर लिया गया था। क्राइम ब्रांच ने खोली साजिश की पूरी परत। मामले की भनक लगते ही भोपाल क्राइम ब्रांच एक्टिव हुई। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक सबसे पहले बैंक खातों में ट्रांसफर की गई रकम को होल्ड कराया गया ताकि पैसा आरोपियों तक ना पहुंच सके। इसके बाद लगातार जांच और तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक आरोपी और एक संदिग्ध अब भी फरार बताया जा रहा है। ये जो घटना हुई है इसका मेन मास्टरमाइंड प्रियंक है, जो पहले दिल्ली में ही इस कोचिंग सेंटर में काम करता था और पहले से ही इनको जानता था। इसने जो कोचिंग सेंटर की डायरेक्टर है और उनके पति और बाकी सीए वगैरह उनको बुलाया भोपाल में और ये लालच दिया कि हम आपका यहाँ बहुत बड़े सेमिनार करवाएंगे, काफ़ी लोगों से मिलवाएंगे, जिससे आपको काफ़ी स्टूडेंट मिलेंगे, यहाँ काफ़ी बड़ा सेंटर आप खोल सकते हैं। उस बहाने वो लोग आए। फिर इनको ये एक ऐसे घर में ले गए जो 1 दिन पहले ही उन्होंने किराए पे लिया था। जैसे ये उस घर में गए तो उसमें काफ़ी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए लोग थे और उन्होंने इनको डरा धमका के पिस्टल की नोक पर अपने अलग अलग खातों में 1.89 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए और एक झूठा वीडियो भी बनवाया डराते हुए, जिसमें कि भाई ये आगे कहीं शिकायत ना कर सकें एक व्यक्ति को कि ये पिस्टल के नोक पे उसको किडनैप कर रहे हैं, एक बॉक्स में बंद कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस को खबर लगी तो डीसीपी क्राइम और उनकी टीम ने तत्काल एक तो अकाउंट होल्ड करने की कार्रवाई की, तो कोई भी पैसा जो है ना जिन अकाउंट में गया था वो अकाउंट होल्ड किए गए और कोई भी पैसा नहीं निकल पाया। अब वो पैसे को
पूरे के पूरे पैसे को वापस फरियादी को वापस करने की प्रोसेस जारी है। वो सारे पैसे उनको मिल जाएंगे। और इसमें हमने मेन आरोपी को, जो बाद में एम्स में भर्ती हो गया था बहाना बना के, बाद में फिर उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पूरी घटना कबूल भी की। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल लूट और अपहरण कांड की हर परत खोलने में जुटी हुई है और राजधानी में यह मामला चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। लेकिन इस घटना ने गुरु शिष्य की परंपरा को तार तार कर दिया, जहां शिष्य ने गुरु दक्षिणा में अपहरण कांड को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मेरठ में अलमारी के नीचे छिपी अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा होते ही सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना पर छापा मारकर तहखाने से तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। मास्टरमाइंड इमरान अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप के जरिए हथियार सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। चौंकाने वाली बात यह रही कि गिरोह में बीसीए का छात्र भी शामिल था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अलमारी के नीचे छिपा था मौत का तहखाना। मेरठ के खरदोनी गांव में देर रात पुलिस के रेड ने ऐसा राज खोला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बाहर से साधारण दिखने वाले घर के अंदर मौत का कारोबार चल रहा था। कमरे में रखी एक आम सी अलमारी के पीछे ऐसा गुप्त रास्ता छिपा था जो सीधे तहखाने तक जाता था। पुलिस जैसे ही नीचे पहुंची, वहां अवैध हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री चलती मिली। लोहे की आवाजें, अधबने तमंचे और हथियार बनाने के औजार देखकर पुलिस टीम भी दंग रह गई। व्हाट्सएप से चल रहा था खतरनाक हथियार नेटवर्क। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सिर्फ हथियार बना ही नहीं रहे थे, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए तस्करी का नेटवर्क भी चला रहे थे। व्हाट्सएप पर गुप्त ग्रुप बनाकर सौदे तय किए जाते थे, फिर ऑर्डर के हिसाब से तमंचे सप्लाई किए जाते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह हाल ही में तेजी से एक्टिव हुआ था और कई जिलों तक अपनी पहुंच बना चुका था। खुफिया सूचना मिलते ही इंचौली पुलिस ने जाल बिछाया और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। बीसीए छात्र निकला अवैध हथियार गिरोह का सदस्य। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब गिरफ्तार आरोपियों में 19 साल का उमंग ठाकुर उर्फ देव सामने आया, जो खुद को बीसीए का छात्र बताता था। पढ़ाई की उम्र में उमंग मौत के कारोबार में शामिल हो चुका था। पुलिस के मुताबिक वो हथियारों की सप्लाई और तस्करी में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। उसके साथ मास्टरमाइंड इमरान, कुलदीप और नरेंद्र मिलकर इस खतरनाक धंधे को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि कुछ आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। पुलिस रेड में बरामद हुए तैयार घातक तमंचे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 5 तैयार तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। तहखाने में मशीनें और कच्चा माल भी मौजूद था। पुलिस को शक है कि यहां लंबे समय से अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। हर हथियार को बेहद गुप्त तरीके से तैयार किया जाता था ताकि किसी को भनक तक न लगे। गांव के लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास ऐसा खतरनाक नेटवर्क चल रहा है। मेरठ में लगातार खुल रहे पाताल फैक्ट्रियों के राज। मेरठ में यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था जहां बेड के नीचे से तहखाने का रास्ता निकलता था। अब अलमारी के पीछे छिपी फैक्ट्री निकलने से पुलिस भी सतर्क हो गई है। दूसरी तरफ कोतवाली पुलिस ने भी सलमान और समीर नाम के 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से अवैध पिस्टल और देसी तमंचे बरामद हुए हैं। थाना इंचौली की टीम और मेरठ क्राइम टीम द्वारा एक जगह जिस ग्राम खटौनी में जो थाना इंचौली में पड़ता है, सूचना के आधार पर एक जगह पर दबिश दी गई। यहाँ पर एक तहखाने में अवैध तमंचा फैक्ट्री जो है उसका भंडाफोड़ किया गया। इसमें मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम इमरान, नरेंद्र और उमंग और कुलदीप है। इसमें जो मुख्य इनका तमंचों का निर्माता है उसका नाम इमरान है, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटरों का इसमें काम किया करते थे। मौके से जो है टीम को 5 जो है पूर्ण तरह से निर्मित तमंचे, 45 लगभग नाल, 48 अधबने जो है बट, 3 ड्रिल मशीनें, 150 के आसपास फायरिंग पिन और ट्रिगर और अन्य जो है शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में वहाँ पे जो है बरामद किए गए हैं वहाँ से। और इसमें जो है थाना इंचौली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण में जितने भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, सभी लोगों को इसमें तस्दीक किया जा रहा है। जो भी एंड यूजर्स थे, जो भी सप्लायर्स थे, सभी लोगों की डिटेल्स जो है ली जा रही है और उनके खिलाफ भी उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोपियों का आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो है कुलदीप और इमरान और नरेंद्र का इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि जो है आप लोगों को प्रेस नोट में दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इन हथियारों की सप्लाई किन किन जिलों और अपराधियों तक पहुंच रही थी। मेरठ में अवैध हथियारों का यह अंडरग्राउंड नेटवर्क अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।